प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज प्रश्न पत्र है द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना। इसके अंतर्गत जो आज का मेरा प्रकरण है वो 52वां पुनः प्रकरण है, सीखने की कठिनाइयों के समाधान के लिए विद्यालय तत्परता। अब विद्यालय तत्परता का अर्थ क्या है? तो प्रशिक्षणार्थियों में आपको विद्यालय तत्परता के बारे में बताता हूँ कि विद्यालय तत्परता से आशय ये है कि जब पहली बार बालक परिवार से और विद्यालय आता है, जब पहली बार बालक परिवार से विद्यालय आता है और विद्यालय में जब वह प्रवेश लेता है, और जब वह विद्यालय में क्या लेता है? प्रवेश। और प्रवेश के बाद में जब उसकी बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक जो उसकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के आधार पर उसके लिए जो क्रियाकलाप हैं उनको तराशा जाता है कि बालक में किस प्रकार के क्रियाकलाप हैं। उसके बाद में देखिए जो परिवार है वो विद्यालय तो बाद में है, लेकिन परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और जो माँ है वो बालक की प्रथम शिक्षिका है। इसलिए जो बालक का प्रवेश के बाद में, पहला तो है प्रवेश के लिए उसको, और प्रवेश के बाद में तब बालक की उसकी देखी जाती है कि भावात्मक, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को तराशा जाता है कि बालक में कितनी जिज्ञासा है, कितनी इसमें बौद्धिक, मानसिक और ये क्षमताएं हैं उस बालक के अंदर। इसके बाद में उसके जो विभिन्न कौशल हैं, उन कौशलों के माध्यम से उसको शिक्षण कराया जाता है, सिखाया जाता है उस बालक के लिए। तो इसको भी दो भागों में बांटा है। विद्यालय तत्परता को किस में बांटा है? विद्यालय इसको दो भागों में बांटा गया है। तो विद्या धन तत्परता। तो विद्यालय में प्रवेश, पहले तो प्रवेश आता है, फिर उसमें जो कौशल हैं वो कौशलों के माध्यम से उसको शिक्षण कराया जाता है बालक के लिए। किसके माध्यम से? कौशलों के माध्यम से। तो विद्यालय तत्परता है। अब तो इसमें देखिए जो विद्यालय की जो भूमिका है, वो दृष्टिकोण है, वो सकारात्मक होना चाहिए। विद्यालय का जो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। उसके बाद में भी जो विद्यालय की जो भूमिका है वो भी सकारात्मक ही होनी चाहिए। तो स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है इस सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा। जब बालक स्कूल में आ जाता है, प्रवेश ले लेता है, रुक जाता है, तब उसको परिवार व समुदाय का विशेष भूमिका होती है। उसमें बालक को घर से और विद्यालय लाने में, प्रवेश दिलाने में परिवार की और समुदाय, समाज जो उसके आस पड़ोस हैं, उनकी अहम भूमिका होती है उसके अंदर। इसके बाद में देखिए जो बालक विद्यालय तत्परता का और भी अर्थ है, इसको मैं स्पष्ट आपको कर रहा हूँ कि देखिए तत्परता से अभिप्राय यह है कि जो बालक में कौशलों का विकास करना, बालक में कौशलों के द्वारा सीखने के लिए तैयार करना, कौशलों के द्वारा बालक को सीखने के लिए तैयार करना। इसके बाद में तत्परता से अभिप्राय यह है कि कौशलों के द्वारा सीखने के लिए बालक को तैयार किया जाता है और विद्यालय बालक का एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। देखिए जो विद्यालय है वो प्रवेश के बाद में बालक का पूर्ण रूपेण क्या करता है? विकास करता है। बालक का पूर्ण रूपेण क्या करता है?
विकास करता है। कौन करता है? विद्यालय। इसके बाद में आता है प्रशिक्षणार्थियों अधिगम की कठिनाइयां के मार्गदर्शन के लिए विद्यालय तत्परता। अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना, जानना। तो अधिगम की जो तत्परता के लिए, अधिगम की जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों के लिए जो मार्गदर्शन के लिए विद्यालयी तत्परता क्या है, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। प्रशिक्षणार्थियों सुनिए ध्यान से। देखो, इसमें जो आधुनिक विद्यालय शिक्षा में समावेशन का जो अर्थ बताया है, समावेशन का मतलब होता है साथ साथ में शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा लेना। तो इसमें शिक्षा के संदर्भ में इसका अर्थ जो व्यापक है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से इसको ये बताया है कि इसमें अंतर्गत जो शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता वाले जो बालक हैं, अपंग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, जो साधारण बालक से अलग हट करके हैं, उनके लिए जो निःशक्तजन बालक हैं, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जाए एक सामान्य बालकों के साथ में, जिससे कि उनके अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना जागृत न हो, जिससे कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हीन भावना उनमें जागृत न हो। इसके लिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों देखिए, इसमें जो विद्यालय तत्परता है, विद्यालय में बालक जब प्रवेश ले लेता है, विद्यार्थी हो जाता है, विद्यार्थी का चहुमुखी विकास करना ही एक आदर्श शिक्षक का और विद्यालय का कर्तव्य है। इसके बाद में देखिए, इन सबके बीच में विद्यालय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो निःशक्तजन बालक हैं और वो बालक सामान्य बालकों के साथ में अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी विद्यालय की बढ़ जाती है। तभी कौशलों का विकास होगा। उस कौशलों के विकास के लिए उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनके लिए संसाधन जो आवश्यक, जो उनके लिए सामग्री है, वो उपलब्ध करवाई जाती है। और हीन भावना कम होने के कारण, जिससे कि उन बालकों में हीन भावना न हो, सामान्य बालकों के साथ में जब वो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जो विशिष्ट निःशक्तजन जो बालक हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी हीन भावना जागृत न हो, इसके लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं। तो विद्यालय की जो भूमिका है, उसके साथ में अध्यापक, परिवार, इनकी भी भूमिका है। विद्यालय की भूमिका के साथ में ही अध्यापकों की, परिवारजनों की और जो उसके इष्ट मित्र हैं, उनकी भी भूमिका होती है बालक के सर्वांगीण विकास में। इनकी भी महत्वपूर्ण होती है। यदि ये लोग उनको प्रेरित करते हैं बालक के लिए, तो बालक का भविष्य उज्जवल हो जाता है। सुमार्ग पर चलता है बालक, और कुमार्ग पर तो भविष्य अंधकार में हो जाता है। ये एक ऐसा स्टेप है जो विद्यार्थी में तत्परता पैदा करते हैं। विद्यार्थी में देखिए, अध्यापक, परिवार, उसके सहयोगी, साथी, इष्ट मित्र, ये सभी विद्यार्थी में उसके चहुमुखी विकास के लिए तत्परता तैयार करते हैं। इसलिए अधिगम में जो तत्परता तैयार इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए, शिक्षण अधिगम जो असमर्थता है, उनका शैक्षिक प्रावधान भी है। अब शैक्षिक प्रावधान क्या है कि किस व्यक्ति में जिस स्तर की योग्यता होती है, हर व्यक्ति में देखिए अलग अलग योग्यताएं पाई जाती हैं, अलग अलग कौशल होते हैं, अलग अलग रुचियाँ होती हैं। हर व्यक्ति में अधिगम जो क्षमता है वो समान नहीं होती है, असमान होती है प्रत्येक व्यक्ति में अधिगम क्षमता। और प्रत्येक बालक ये दोष के प्रकार हैं, असमर्थता की श्रेणी है, शैक्षिक जो प्रावधान भी हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। प्रत्येक बालक के ये सभी अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। इसीलिए शैक्षणिक प्रावधानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो विशेष विद्यालयों का प्रावधान सबसे पहले है जो विशेष
विद्यालयों का प्रावधान, ये प्रावधान है। नंबर, इसमें जो विशेष विद्यालय हैं, विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। विशेष जो विद्यालय होते हैं, सामान्य बालकों के साथ ही विशिष्ट कक्षाएं। दूसरा है इसका, सामान्य बालकों के साथ, सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट कक्षाएं, विशिष्ट कक्षाएं, ये नंबर 2 है। नंबर 3 इसका आता है, इसी के अंतर्गत जो नियमित विद्यालयों में जो शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करता, नियमित विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना, शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना, ये 3 मैंने आपको इसके बताया। तो विद्यालय में शिक्षा, तो विशेष जो विद्यालय होते हैं ऐसे बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था होती है। विशिष्ट जो निःशक्त जन हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, उनके लिए विशिष्ट व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए विशेष जो विद्यालय है उनमें शिक्षा के लिए यहाँ पर जो अधिगम असमर्थ बालक हैं, कैसे बालक? अधिगम असमर्थ बालक, तो उनके लिए विशेष विद्यालय और विशेष ही अध्यापकों की आवश्यकता होगी इनमें। उसके बाद में भी जो बालक के अनुसार होते हैं और उनका व्यक्तिगत ध्यान रखते हैं, बालक का क्या रखते हैं? व्यक्तिगत ध्यान रखते हैं। उसके बाद में सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट कक्षाएं चलाते हों, यह भी इसी का एक प्रावधान रखा गया है। तो इसमें जो विशेष अधिगम आते हैं, इसमें क्या आते हैं? विशेष अधिगम। विशेष कक्षा में बालक ऐसे होते हैं जो अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे वो ग्रसित होते हैं। अधिगम की कठिनाइयों से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो विशेष बालक या शिक्षण की जो विधि है, उनके लिए इनका माध्यम है वो शिक्षा ग्रहण करना है। इनका जो शिक्षा ग्रहण करना, इनका एक मुख्य माध्यम है, मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में इन बालकों के जो पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ में जो सामाजिक कार्य हैं उनके बारे में भी उनको अवगत करवाया जाता है। ऐसे बालकों के लिए, उनके लिए भी क्या करवाया जाता है? अवगत करवाया जाता है। इसके बाद में आता है नियमित विद्यालय। जो नियमित विद्यालय हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना भी ये एक कार्य है। अधिगम जो असमर्थ बालक हैं उनके लिए थोड़ी सी देखभाल पर या ध्यान देने पर, उनके लिए बालकों के साथ में नियमित जो बालक होते हैं उनके साथ में ही उनको शिक्षित किया जा सकता है, यदि ध्यानपूर्वक ये कार्य किया जाए तो। अगर ध्यानपूर्वक यह कार्य किया जाए तो ऐसे बालकों को उनके साथ में ही शिक्षित किया जा सकता है। इसके बाद में आता है अधिगम कठिनाइयों को दूर करने की जो भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अधिगम कठिनाइयों को दूर करने की शिक्षा की भूमिका, ये भी इसी के अंतर्गत है। इसमें देखिए जो ऐसे बालक हैं, अधिगम असमर्थ जो बालक हैं, अधिगम असमर्थ जो बालक हैं, उनके लिए शिक्षा प्रदान करना एक कठिन कार्य है। अधिगम असमर्थ जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करना एक कठिन कार्य है, हार्ड वर्क। उसके लिए प्रत्येक बालक में क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं।
उनमें क्या भिन्न भिन्न होती हैं, क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं और उनमें अलग अलग उनके समस्याएं भी होती हैं। जब क्षमता अलग अलग होंगी तो उनके लिए अलग अलग समस्याएं भी होंगी, प्रॉब्लम्स। इसलिए अध्यापक को मनोविज्ञान के साथ साथ में उन बालकों के लिए कैसा उचित एवं संतोषजनक और जो उत्तम शिक्षण विधियां हैं उनको अपनाना चाहिए। और उनके अपनाने के साथ में ही अध्यापकों को निम्न प्रकार से उन कार्यों को शिक्षण विधियों के माध्यम से ही पूरा करवाना चाहिए, जिससे कि बालक को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये अधिगम कठिनाइयों को दूर करने की शिक्षा की एक भूमिका है, जो विद्यालय और अध्यापकों के द्वारा दूर की जा सकती है। विशिष्ट जो विद्यालय हैं तो विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट ही अध्यापक होने चाहिए, विशिष्ट प्रशिक्षित विद्यालय अध्यापक होने चाहिए उनके लिए। अध्यापक को यह भी पता होना चाहिए कि जो सामान्य कक्षा में ऐसे बालक जिनकी वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनके लिए विशेष विद्यालय का प्रबंध करवाना चाहिए। देखिए, साथ में ये विद्यालय में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अगर विद्यार्थियों के लिए अगर वांछित लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है सामान्य बालकों के साथ में, तो ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट ही विद्यालय, विशिष्ट ही अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसका एक प्रत्यय और बता रहा हूं मैं आपको। एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने जिसको गिरड ले होवे, क्या ग्रिलेडे होवे, एक विद्वान है, ये अमेरिका में है, अमेरिका के, और इन्होंने 1975 में ये विद्वान हुए हैं ग्रिले होवे। इन्होंने जो शिक्षा की जो मुख्य धारा का एक प्रत्यय दिया था, इन्होंने शिक्षा की मुख्य धारा का क्या दिया था, शिक्षा की जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा, उसका एक प्रत्यय दिया था। किन्ने? इन विद्वानों ने। तो इन्होंने एक अंधे बालकों पर, कैसे बालकों पर, अंधे जो बालक हैं सूरदास, उनको सामान्य जो विद्यालय में हैं उनमें शिक्षा देने के लिए इन्होंने बल दिया। अंधे बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए इन्होंने बल दिया, ताकि सामाजिक जो समायोजन है उसके अवसर प्रस्तुत हो सके और होवे के अनुसार ही जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें अपंग बालकों की जो शिक्षा है वो विषय पर आधारित होनी चाहिए, विषय पर आधारित होनी चाहिए, उन पर बल दिया विषय पर। और इन्होंने ही 1975 में अमेरिका में शिक्षा की जो मुख्य धारा है प्रत्यय प्रारंभ किया था। मुख्य धारा का प्रत्यय इन्होंने प्रारंभ किया था इन विद्वानों ने। उसके बाद में देखिए, इन्होंने ही ऐसा एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया। उस कानून के तहत कुछ बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। नंबर 1 जो पहली बातें हैं वो है अपंग बालकों को विस्तृत क्षेत्र में, अपंग बालकों को विस्तृत क्षेत्र में जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है उनके लिए, और अपंग बालकों की जो विशिष्ट शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं अधिक प्रभावी और दीर्घकालीन होनी चाहिए। अधिक प्रभावी और कैसी होनी चाहिए? दीर्घकालीन।
इसके बाद में भी इन्होंने यह शिक्षा निरंतर रूप से चलती रहे, लगातार सतत शिक्षा हो, निरंतर चलती रहे, जो किसी बालक को व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए उपयुक्त हो, किसी विशिष्ट बालक के लिए उसकी आवश्यकता के क्या हो, उपयुक्त हो। ऐसा इन्होंने अपना एक एक्ट बनाया था 1975 में अमेरिका के अंदर। इन्होंने गिल्डे होवे ने, तो होवे के अनुसार मैंने आपको ये बतलाई हैं। इसलिए जो अपंग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनके लिए इसमें विशेष ही प्रावधान रखा गया है। अब आता है, देखिए मैंने आपको विद्यालय तत्परता का अर्थ बताया। विद्यालय तत्परता, विद्यालय धन तत्परता, तो देखिए विद्यालय में प्रवेश और प्रवेश के बाद में जो तत्परता बालक दिखाता है, इसमें समाज, परिवार और उसके इष्ट मित्र ये इसमें तत्परता दिखाते हैं। इसके बाद में शिक्षक और पाठ्य पुस्तक वगैरह ये भी उसमें तत्परता दिखाते हैं। उसके बाद में देखिए कौशल हैं, जो शिक्षण कौशल हैं, ये भी इसमें तत्परता दिखाते हैं। तो विद्यालय प्रवेश, विद्यालय धन तत्परता और जो विशिष्ट जो विद्यालयों का जो प्रावधान रखा गया है, उसके अंदर भी जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए जो सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों का अध्ययन करवाया जाए। जो सामान्य बालक हैं उन सामान्य बालकों के साथ में ही विशिष्ट कक्षाएं चला करके सामान्य बालकों के साथ में उनको विशिष्ट ही शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद में देखिए नियमित जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षा की व्यवस्था करना। नियमित जो विद्यालय चल रहे हैं, सामान्य जो विद्यालय चल रहे हैं, उन्हीं में ही ऐसी व्यवस्थाएं करना उनके आवश्यकता के अनुरूप। जो अपंग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऐसी व्यवस्थाएं करना जिससे कि वो अधिक से अधिक उसका लाभ ले सकें एवं अधिक से अधिक वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो सीखने की जो कठिनाइयां हैं, इनके समाधान के लिए जो विद्यालय की तत्परता है, उसके बारे में मैं आपको बहुत इसके बाद में देखिए 3 प्रकार के मैंने आपको ये विशेष विद्यालय में शिक्षा और उसके बाद में सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा, नियमित विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके बाद में एक आता है अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। आपने देखा होगा प्रत्येक बालक में अलग अलग उसकी समस्याएं होती हैं और अलग अलग ही उनकी जो प्रत्येक बालक की क्षमताएं होती हैं। क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं और समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। प्रत्येक बालक की समस्याएं समाधान समान नहीं है और प्रत्येक बालक की क्षमताएं भी समान नहीं है। उसको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाए, उनको व्यवस्था की जाए, जो अधिगम में किसी प्रकार की उनको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए। इसके बाद में देखिए इसी में ऐसे बालक जो उचित शिक्षण विधियों के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा? उचित शिक्षण विधियों के द्वारा। और इसमें मनोविज्ञान के साथ साथ में उनको मनोविज्ञान के साथ साथ में अच्छी शिक्षण विधियों के साथ में उनको शिक्षा ग्रहण कराना ही इनका एक उद्देश्य होता है। उसके बाद में देखिए शिक्षा की जो मुख्य धारा है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मुख्य धारा का जो प्रत्यय है वो एक गिल्डले होवे के अनुसार अमेरिका में 1975 में जो सामान्य विद्यालय के साथ में ही जो ऐसे बालक हैं उनको अवसर दिया जाए और सामान्य जो बालक हैं, विद्यालय हैं, उन्हीं में अपंग बालकों के लिए भी शिक्षा प्रदान की जाए। और इन्होंने जोर दिया था कि 1975 में जो अमेरिका के जो मुख्य धारा में प्रत्यय है उसको आप प्रारंभ करने के लिए जो अपंग हैं, अपंगों के साथ में उन्होंने एक एक्ट बनाया था, कानून।
उस कानून के तहत ही सबसे पहले उन्होंने बताया कि अपंग बालकों को विस्तृत क्षेत्र में, अपंग बालकों को किसके क्षेत्र में, विस्तृत जो क्षेत्र है बहुत विशाल बड़ा, उसमें शिक्षा की आवश्यकताएं होती हैं। इसके बाद में इन्होंने जो अपंग बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएं अधिक प्रभावी एवं दीर्घकालीन होनी चाहिए, प्रभावी भी होनी चाहिए और दीर्घकालीन भी होनी चाहिए। ये गिल्डे-होवी ने अमेरिका में 1975 में एक एक्ट के तहत ये सारी बातें बताई हैं। इसके बाद में भी देखिए यह शिक्षा एक निरंतर रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बालक के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। बालक की कैसी आवश्यकताओं के लिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है। बालक की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद में जो अपंग बालक हैं उनकी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ साथ ही होनी चाहिए। समावेशी विद्यालय पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। होवी ने जो समावेशी विद्यालय है, समावेशी जो शिक्षा है, इस पर इन्होंने बहुत ही बल दिया है, ध्यान दिया है। इसके बाद में देखिए जो बालक हैं उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव समाज में व परिवार में नहीं होना चाहिए, जिससे कि उनमें हीन भावना जागृत न हो और शिक्षा में उनकी रुचि जागृत हो। शिक्षा में उनकी क्या जागृत हो? रुचि जागृत हो और वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षण प्राप्त कर सकें, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ करके समाज की मुख्य धारा में अपने आप को, अपना हिस्सा, अपना कार्यभार अपना सौंप सके और अपना दायित्व निभा सके। सामान्य बालकों की तरह, सामान्य व्यक्तियों की तरह जो अपंग जो बालक हैं, व्यक्ति हैं, वो भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस प्रकार का उन्होंने एक विशेष ही बल दिया था। इसके बाद में जो सीखने कठिनाइयाँ उनके समाधान के लिए विद्यालय तत्परता के लिए विशेष ही तो विद्यालय धन तत्परता और उसके बाद में विद्यालय से प्रवेश तत्परता से कौशल और ऐसा इनको बताया। उसके बाद में भी इन विद्यालयों में जो समावेशी विद्यालय, इस पर बहुत ही अधिक बल दिया गया था। इसके माध्यम से भी जो विद्यालय के गिल्डे ने अमेरिका में 1975 में किया था, उसके बाद में भी इन्होंने नियमित विद्यालयों में शिक्षा के लिए सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट इसके लिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समय अभाव के कारण मैं मेरे टॉपिक को यहीं पर ही विश्राम देता हूँ। इसके लिए धन्यवाद।